की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर किसे कहा जाता है। आमतौर पे मैथमेटिक्स में जो हम इस किस्म का सिंबल इस्तेमाल करते हैं जिसे इक्वल कहा जाता है, प्रोग्रामिंग में इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। अब इसे असाइनमेंट ऑपरेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो ऑपरेटर है इसकी मदद से हम कोई भी वैल्यू, मिसाल के तौर पे कोई वैल्यू है 3, ये 3 वैल्यू हम स्टोर करवा देते हैं किसी भी वेरिएबल में। मिसाल के तौर पे कोई वेरिएबल है x, तो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये दरअसल यहाँ पे कर क्या रहा है, ये वैल्यू 3 को वेरिएबल x को असाइन कर रहा है। असाइन का मतलब ये है कि ये वैल्यू अब इसके अंदर स्टोर हो गई है। तो ये जो ऑपरेटर होता है, इस ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। अब हम एक प्रोग्रामिंग की एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरह से काम करता है। अब यहाँ पे मैं एक वैल्यू ऐड करता हूँ x इज इक्वल टू 7। तो अब आप ये देखें कि जो 7 है ये एक वैल्यू है, एक नंबर है, ये दरअसल असाइन कर दिया गया है x को, यानी 7 जो है वो x के अंदर स्टोर हो चुका है। अब 7 x के अंदर स्टोर कैसे होता है वो हमने पढ़ा होगा या हम पढ़ेंगे वेरिएबल के कॉन्सेप्ट में कि वेरिएबल जो है वो किस तरह से काम करता है। वहां पे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि वैल्यू x के अंदर स्टोर किस तरह से होती है। फिलहाल हमने ये समझना है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर किसे कहते हैं और ये किस तरह से काम करता है। अब इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मैं इसकी नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम अगर इस तरह से लिखेंगे 7 इज इक्वल टू x, तो मैथमेटिक्स के रूल्स के मुताबिक तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रोग्रामिंग के रूल के मुताबिक ये जो हमारी स्टेटमेंट है, ये जो हमारी इंस्ट्रक्शन है, ये बिल्कुल गलत है। प्रोग्रामिंग के रूल के मुताबिक हमेशा जब भी हमने वैल्यू असाइन करनी होती है वो हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ होती है। यानी अगर मैंने एक वैल्यू किसी वेरिएबल को देनी है तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 9, तो ये एक सही स्टेटमेंट होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9 इज इक्वल टू y, तो यहाँ पे मेरा जो ये कंपाइलर है यहाँ पे एरर देगा। अब अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ, देखते हैं कि इसके अंदर ये गलती मौजूद, यह कंपाइलर इसको किस तरह से कंपाइल करता है और हमें अपनी गलती के बारे में बताता है। अब देखें, जैसे ही मैंने कंपाइल पे क्लिक किया तो यहाँ पे फौरन उसने एरर दे दिया कि इस लाइन के अंदर गलती है। ये टोटली जो सी लैंग्वेज के रूल्स हैं उसके बिल्कुल खिलाफ काम कर रहा है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो दरअसल हमारे पास एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि वैल्यूज को वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो दो वैल्यूज हैं x और y की, 7 और 9, क्या ये वाकई इसमें स्टोर हुई हैं। अब हम क्या करेंगे कि x के अंदर मौजूद वैल्यू और y के अंदर मौजूद वैल्यू को प्रिंट करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम प्रिंट की कमांड लिखते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि हमारी वैल्यू सही वेरिएबल में स्टोर हुई है या नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट एफ और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यहाँ हम लिखेंगे द वैल्यू स्टोर्ड इन x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एक चीज ऐड कर रहे हैं %d, जिसको यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है इंटीजर के लिए। क्योंकि हमारे पास x के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है वो एक इंटीजर है, तो सी लैंग्वेज के लिए में %d इंटीजर के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमा और उस वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो x की वैल्यू को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे x और आखिर में हम लिख देंगे सेमीकोलन। अब ये जो हमने प्रिंट की कमांड लिखी है ये दरअसल x में मौजूद वैल्यू को प्रिंट करवाएगी। इसी तरह y के लिए भी हम इस कमांड को लिख सकते हैं कि यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट f इन्वर्टेड कॉमास द वैल्यू स्टोर्ड इन y, द वैल्यू स्टोर्ड इन y इज इक्वल टू %d कॉमा y और आखिर में हम सेमीकोलन ऐड कर देंगे। अब हम इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को रन करके देखते हैं। ये जो दो इंस्ट्रक्शंस हमने ऐड की हैं, शामिल की हैं, इनको हम चला के देखते हैं और देखते हैं कि हमारा इसमें क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे हम इसको कंपाइल करेंगे, पहले चेक करेंगे कहीं पे यहाँ पे कोई एरर मौजूद ना हो। तो यहाँ पे इसने लिखा हुआ आगे एरर इज इक्वल टू 0। अब हम इस पे जब रन पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आया। अब रिजल्ट आपके सामने है, इसके अंदर रिजल्ट लिखा हुआ है द वैल्यू स्टोर्ड इन x इज इक्वल टू 7, यानी x के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है वो 7 स्टोर हुई है।
इसी तरह जो अगला आउटपुट लाइन यहाँ पे आपको नजर आ रही है, द वैल्यू स्टोर्ड इन वाई, वाई के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हुई है, 9। अब हम चेक करते हैं क्या वाकई हमारे कोड के मुताबिक यही वैल्यूज हैं। तो जब हम कोड को देखते हैं तो वहां पे भी x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 9 है। तो हमारा जो रिजल्ट आया है वो इस बात को जाहिर कर रहा है कि वैल्यूज जो है वो वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो गई हैं। अब हम इसका एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं और देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो किस तरह से काम करता है। इसकी बेहतर तौर पे अंडरस्टैंडिंग जानने के लिए हमें एक छोटा सा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना पड़ेगा ताकि हम इसकी अंडरस्टैंडिंग को समझ सकें। अब यहाँ पे मैं एक लाइन ऐड करता हूँ, z इज इक्वल टू x। z हमारे पास एक तीसरा वेरिएबल है। अब इस लाइन का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि x में मौजूद जो वैल्यू है यानी कि 7 वो स्टोर हो जाएगा z के अंदर, यानी z के अंदर भी वैल्यू आ चुकी होगी 7। अब ये जो नीचे मैं प्रोग्राम लिखने लगा हूं इसका मकसद ये है कि x में मौजूद वैल्यू और y में मौजूद वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को आपस में रिप्लेस कर दिया जाए। यानी x में मैं चाहता हूं कि 9 चला जाए और y के अंदर 7 आ जाए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ लाइंस लिखनी पड़ेंगी, जिसके लिए मैंने पहली लाइन लिखी है z इज इक्वल टू x। अब अगली लाइन देखें, यहाँ पे मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू z। अब इस लाइन को जब हम प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा, आपको याद होगा कि z के अंदर 7 स्टोर हो चुका है, क्योंकि x ने अपनी वैल्यू z को दे दी थी तो z के अंदर 7 आ चुका है। तो अब z में 7 मौजूद है तो z इज इक्वल टू y, इसका मतलब ये कि 7 जो है वो y के अंदर चला जाएगा। y की जो पुरानी वैल्यू थी 9 ये खत्म हो जाएगी और इसकी जगह न्यू वैल्यू आ जाएगी 7। यानी अब आप जहन में ये बात रखें कि y के अंदर अब 7 आ चुका है। अब तीसरी लाइन हम यहां पे लिखेंगे x इज इक्वल टू y, बल्कि ये जो हमने तीसरी लाइन यहां पे लिखी है इसकी थोड़ी सी तरतीब हमसे यहां पे गलत हो गई है। अगर हम इस लाइन को, ये जो ये वाली लाइन है y इज इक्वल टू z, इसे हमें लिखना पड़ेगा इस लाइन के नीचे, तब जाके हमारा प्रोग्राम रन करेगा। तो यहां पे मैं ऐड करता हूं y इज इक्वल टू z। अब ये जो हमने 3 लाइंस ऐड की हैं इसको शुरू से लेकर आखिर तक समझते हैं। पहली लाइन मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि x में मौजूद वैल्यू थी 7 स्टोर हो जाएगा z के अंदर, यानी z की वैल्यू 7 हो चुकी है। फिर लिखा हुआ y इज इक्वल टू x, यानी y की वैल्यू 9 थी और 9 स्टोर हो जाएगा x में। तो हमने अब जो वैल्यूज हैं वो अपने माइंड में रखनी है कि z के अंदर 7 मौजूद है और x के अंदर 9 मौजूद है। और तीसरी जो लाइन हमने यहाँ पे ऐड की है वो लिखा हुआ है कि z इज इक्वल टू y, यानी z की मौजूद जो वैल्यू 7 थी वो y में स्टोर हो जाएगी। अब हम इसको प्रोसेस करते हैं, हम इसको रन करते हैं, देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आता है। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे आएगा। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे रन किया तो आप देख सकते हैं कि x में मौजूद वैल्यू और y में मौजूद वैल्यूज, ये दोनों वैल्यूज आपस में रिप्लेस हो गई हैं। अगर हम अपना ओरिजिनल कोड देखें तो कोड में x की जो वैल्यू थी वो 7 थी और y की वैल्यू 9 थी, लेकिन हमारा जो आउटपुट है वो क्या शो कर रहा है, वो x की वैल्यू 9 शो कर रहा है और y की वैल्यू 7 शो कर रहा है। तो हुआ ये कि x की और y की वैल्यूज आपस में रिप्लेस हो गई और इनकी वैल्यूज रिप्लेस करने में ये जो 3 इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ इनका बहुत अहम किरदार है। और इसके अंदर सबसे अहम काम जो सरअंजाम दिया है वो दरअसल इस असाइनमेंट ऑपरेटर ने किया है। इसकी मदद से हमने एक तीसरा वेरिएबल z लिया और उसके अंदर हम साथ साथ वैल्यूज स्टोर करवाते गए और हमने दोनों की वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज कर लिया। तो ये एक एग्जांपल थी असाइनमेंट ऑपरेटर की। एक बात यहाँ पे बस आपने याद रखनी है कि असाइनमेंट ऑपरेटर में वैल्यू जो होती है हमेशा राइट से लेफ्ट में स्टोर होती है। यानी अगर मैं लिखूंगा z इज इक्वल टू x, इसका मतलब ये कि x की वैल्यू z में स्टोर हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि z की वैल्यू x में स्टोर होगी। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल टू y, इसमें भी y की वैल्यू x के अंदर स्टोर हो जाएगी, लेकिन x की वैल्यू y में कभी भी स्टोर नहीं होगी। तो हमेशा असाइनमेंट ऑपरेटर राइट से लेफ्ट की तरफ काम करता है। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा कि असाइनमेंट ऑपरेटर किसे कहा जाता है।